सो वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी एपिडेमियोलॉजी टॉपिक के आगे का टूल ऑफ मेजरमेंट्स। यानी कि हम एपिडेमियोलॉजी में स्टडी क्या करते हैं हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं उस वीडियो को देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, पार्ट 1 एपिडेमियोलॉजी। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे। तो टूल्स ऑफ मेजरमेंट्स जो हैं, सबसे पहले इसमें नहीं लिख रखा है, मैं बता देता हूँ। ये टूल्स जो मेजरमेंट के हैं वो यूज़ होते हैं किसी भी कहीं इलाका है उसमें आपको देखना है कि जो पेंडेमिक है या एपिडेमिक जो डिजीज़ है वो कितने लोगों में फैली है, किन एज ग्रुप में ज़्यादातर फैली है, और डेथ रेशियो क्या है वहाँ पर। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर केयर नहीं मिलती है। तो वहाँ पर कुछ ऐसी होती है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है जो कि सर्वाइव नहीं कर पाती है ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशन भी आप मान लो। तो हमें ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस कंडीशन को आइडेंटिफाई करने में हमें कुछ टूल्स की मदद चाहिए होती है, और उन्हीं टूल्स को हम एपिडेमियोलॉजिकल टूल्स में कंसीडर करते हैं। और मेनली ये 3 प्रकार के होते हैं: रेट, रेशियो और प्रोपोर्शन। सबसे पहले बात करते हैं रेट की। तो अ रेट इज़ द अकरेंस ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट, यानी कि रेट का मतलब हो गया कोई पर्टिकुलर ऐसा इवेंट इन डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ और द अकरेंस ऑफ डेथ, यानी ऐसे इवेंट्स जिनकी वजह से कोई बीमारी हुई है या फिर पर्सन की डेथ हुई है। जैसे कि इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड, पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड में पॉपुलेशन चेंज में जो इवेंट्स रोल प्ले करते हैं, उन इवेंट्स को जब हम मेज़र करते हैं तो उन्हें हम रेट कहते हैं। तो रेट जो होता है वो उन इवेंट्स को मेज़र करती है जिनकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन में चेंज देखने को मिला है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं: डेथ रेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेथ इन 1 ईयर, दैट इज द मिड अपॉन 1 मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 1000। नेक्स्ट है टाइप ऑफ रेट्स। तो यहाँ पर टाइप ऑफ रेट्स में आती है क्रूड रेट्स। क्रूड रेट की अगर हम बात करें तो दीज आर द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड रेट्स सच एज द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्रूड रेट्स आर ऑल्सो नोन एज अनस्टैंडर्डाइज्ड रेट्स, यानी ये एक प्रकार की ऐसी रेट्स हैं जो एक्चुअली ऑब्जर्व की जाती है, यानी हमने जैसा देखा वैसा हमने डिफाइन कर दिया। यानी इसमें कोई भी साइंटिफिक या स्पेसिफिक कोई भी किसी भी प्रकार की स्टडी नहीं होती है। जो एक्चुअली में आपने ऑब्जर्व किया उसको आपने एक एस्टिमेट के रूप में अप्रोक्सीमेटली करके लिख दिया। ये एक प्रकार की एक अनस्टैंडर्डाइज्ड रेट होती है। स्पेसिफिक रेट का मतलब हो गया जिसमें प्रॉपर टूल्स यूज़ होते हैं, प्रॉपर एज ग्रुप डिफाइन होता है, या फिर किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये बीमारी फैली है या ये हुआ, वो सब देखा जाता है। दीज आर द एक्चुअली ऑब्जर्व्ड रेट्स ड्यू टू द स्पेसिफिक कोज, जैसे कि किस कारण पर्सन की मौत हुई, दैट इज ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण, और अकरिंग इन ए स्पेसिफिक ग्रुप। दूसरा इसमें स्पेसिफिक ग्रुप आ गया। फॉर एग्जांपल कि पर्टिकुलर किस एज ग्रुप में ये ज़्यादातर फैली है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कोई चाइल्ड को फैली है, तो क्या फिर आप कह सकते हो कि किसी पर्टिकुलर एक फीमेल को फैली है या फिर मेल को फैली है। जैसे फीमेल्स में ज़्यादा होता है टीबी, क्योंकि ये लोग कंजप्शन करते हैं एल्कोहल या फिर आप कह सकते हो सिगरेट वगैरह का। तो एज ग्रुप डिफाइन करती हैं। तीसरा है टाइम पीरियड, यानी कि किस टाइम में हुआ है, एनुअली साल भर चलता है या किसी मंथ में आता है पर्टिकुलर, या किसी वीक रेट्स में होता है। तो ये स्पेसिफिक किस लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर हम किसी भी स्पेसिफिक कोज ग्रुप और पीरियड की बात करें, यानी पूरा एक स्पेसिफिक चार्ट बना लिया हमने उस चीज़ का, इसीलिए हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स। स्टैंडर्डाइज्ड रेट का मतलब हो गया दे आर obtained by डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन और एडजस्टमेंट। ठीक है, यानी कि जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक मेथड्स हैं, उन सभी को जब हम कंसिडर करके अगर हम पता करेंगे किसी भी बीमारी का, तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्डाइज रेट्स। जैसे कि किसी भी एज ग्रुप को टारगेट किया या फिर सेक्स स्टैंडर्डाइज रेट्स हमने उसकी मेजर कर ली, पर्टिकुलर किस सेक्स में देखने को मिल रहा है, मेल या फीमेल में, या पर्टिकुलर कौन सी एज ग्रुप है। तो इन सबको अगर हम उसमें साथ में ले आएंगे स्पेसिफिक रेट्स के, तो वो होंगी स्टैंडर्डाइज्ड रेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं रेशियो के ऊपर। रेशियो क्या है? अनदर मेजर ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी इज अ रेशियो। इट एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप इन साइज बिटवीन टू रैंडम क्वांटिटीज। ये क्या करती है? कोई भी दो क्वांटिटीज़ के बीच के रेट्स को डिफाइन करती है, यानी उनके बीच की साइज़ डिफाइन करती है। जैसे कि मान लो 4:1 है, यानी भी मान लो मैंने बता दिया कि कहीं भी एक पर्टिकुलर जगह पे
4 मेल्स पर 1 फीमेल है। तो यहाँ पर ये क्या साइज़ डिफाइन कर रही है, 4 मेल है और 1 फीमेल है उन पे, तो यानी कि 4:1 ये डिफाइन करती है साइज़ उस एरिया में, पॉपुलेशन साइज़ या किसी भी आप रेशो किसी भी चीज़ का ले सकते हो, तो उसकी साइज़ डिफाइन करने के लिए हम रेशो का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल की बात करें तो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ माल न्यूट्रिशन एट ए सर्टेन टाइम, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनमें कितने कितने ऐसे बच्चे हैं जो माल नरिश्ड हैं और कितने ऐसे हैं जो माल नरिश्ड नहीं है। जैसे कई एक एरिया है जहाँ पर सच में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा फैल रखा है, और सब फैल रखा है, मतलब सब तो नहीं होंगे माल नरिश्ड, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो माल नरिश्ड होंगे। जैसे कि मान लो वहाँ पर अराउंड 300 बच्चे हैं, जिनमें से 150 बच्चे जो हैं अराउंड 200 बच्चे जो हैं वो माल नरिश्ड हैं और 100 बच्चे ऐसे हैं जो माल नरिश्ड नहीं हैं। तो इनका जो रेशो है वो 2:1 आ जाएगा, यानी एक प्रकार का ऐसा रेशो है जो कि साइज़ डिफाइन करता है। इससे हमें पता चलता है कि माल नरिश्ड वहाँ पर ज़्यादा है पॉपुलेशन, और नरिश्ड जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी कम है। दूसरा है सेक्स रेशियो, मैंने जैसे बताया था 4:1 फीमेल पर इतने मेल पे इतनी फीमेल, तो वो एक प्रकार का सेक्स रेशियो हो गया। या डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो हो गया कि इतनी पर्टिकुलर एक पॉपुलेशन में कितने डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। जैसे मान लो 1000 लोगों पे 4 डॉक्टर चाहिए, तो ऐसे एक डॉक्टर रेशियो भी देख सकते हैं। या चाइल्ड वुमेन रेशियो भी हम उसमें देख सकते हैं कि कितनी गर्ल चाइल्ड हमारे गाँव में हमारे देश में है, तो ये रेशियो में यूज़ होती है। अब प्रपोर्शन, जब रेशो ही प्रोपोर्शन है, बस ये क्या कि जब भी आप रेशो निकालते हैं तो आप उसमें परसेंटेज निकाल दो। जैसे कि जो भी रेशो है ना, जैसे जो रेशो है उसका आप अगर परसेंटेज निकाल दोगे ना तो वो प्रोपोर्शन कहलाएगा। रेशो का परसेंट निकालने पे प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो प्रोपोर्शन इज द रेशो इन विच द रिलेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ द पार्ट ऑफ द होल, यानी आपने पर्टिकुलर एक पार्ट को ले लिया जिसकी आपको प्रोपोर्शन निकालनी है अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 आप करके उसकी पूरी की पूरी प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है, और न्यूमरेटर में होगा पार्ट जिसको आप लेना चाहते हैं, और डिनोमिनेटर में होगा होल जो कि टोटल पॉपुलेशन है, और फिर उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोपोर्शन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन एज परसेंटेज की फॉर्म में देखा जाता है। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ स्केबीज एट ए सर्टेन टाइम, यानी मान लो हमें स्केबीज कितने हमारे टोटल चाइल्ड जो हैं उनमें से हमें देखना है कि स्केबीज के बच्चे कितने हैं जिनको स्केबीज बीमारी हो रखी है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पूरे गांव में बच्चों की संख्या क्या है, होल वो हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, होल नीचे लिखेंगे, और उनमें से स्केबीज से जो संक्रमित है यानी इंडिविजुअलाइज्ड हम जो है वो ऊपर लिखेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, और ये हमारा आ गया क्या प्रोपोर्शन। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब है मृत्यु दर, यानी द अकरेंस ऑफ डेथ इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन में कितने लोग हर साल मरते हैं उसे हम मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। द मोर्टेलिटी डाटा आर रिलेटिवली ईजी टू ऑब्टेन एंड इन मेनी कंट्रीज रीजनेबली एक्यूरेट, यानी हम मोर्टेलिटी रेट मृत्यु दर को ईजिली कहीं से भी पता कर सकते हैं, और किसी भी देश में आप जाओगे तो वहाँ पर मृत्यु दर एक्यूरेटली आपको मिल जाती है। आप अगर रिकॉर्ड्स में देखोगे तो वो देखने को मिलती है, क्योंकि इजीली पता चल जाता है। जैसे ही कोई बंदा गया, डेथ हुई, तो उसका रिकॉर्ड वहाँ पर लिख लिया जाता है कि जो भी है उनका आधार कार्ड नंबर या जो भी मेंशन करके बताया जाता है कि ये पर्सन अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये डेड है। ठीक है, उन बीएलओ तक भी ये जानकारी पहुंच जाती है, स्टाफ नर्स के पे जाती है, जो CHA नर्सेज होती है जो कि एक रिकॉर्ड मेंटेन रखती है गांव का, तो उसमें भी वो चीज़ नाम हटा देते हैं उस व्यक्ति का, तो इजीली मिल जाते हैं डाटा। तो मैनी कंट्रीज हैव रूटीन सिस्टम ऑफ फॉर कलेक्टिंग मोर्टेलिटी डाटा ईच ईयर। हर देश में प्रति वर्ष ऐसा डाटा कलेक्ट किया जाता है जिसमें पता लगा जाता है कि इस साल हमारे देश में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। इंफॉर्मेशन ऑन डेथ इज एनालाइज्ड एंड द रिजल्टिंग टेब्यूलेशन आर मेड अवेलेबल बाय ईच गवर्नमेंट। अब अगर मान लो बीमारी हुई है तो उसका कारण होगा, तो पर्टिकुलरली एनालिसिस किया जाता है कि किस बीमारी की वजह से ज़्यादा डेथ हुई है, और उनको फिर टेब्यूलेशन फॉर्म में रख के एनालाइज करके जनता को दिखाया जाता है, या फिर वेबसाइट पे इंटरनेट पे उन डाटा को अपलोड किया जाता है। मोर्टेलिटी डाटा की लिमिटेशंस क्या क्या हैं? इनकम्प्लीट रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स। कई बार क्या होता है कि कहीं डेथ हो जाती है, लेकिन वो लोग ऐसा होता है कि वहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल में प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया था, हॉस्पिटल में उस चीज़ का उन्होंने
रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो जो डेथ हुई थी उसमें उनको पता नहीं लगा, तो वो रिकॉर्ड में रहा, कटा नहीं, तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है इससे। दूसरा, लैक ऑफ एक्यूरेसी, इनएक्यूरेसीज इन द रिकॉर्डिंग ऑफ द एज एंड कॉज ऑफ डेथ। मान लो हमें मोर्टेलिटी डाटा में सिर्फ मृत्यु ही थोड़ी लिखी जाती है, उसमें लिखा जाता है कि एग्जैक्ट कोज क्या था उस बीमारी का और किस एज ग्रुप का था, कहाँ पर हुई, ये सब चीज़ें होती है। तो कई बार क्या होता है कि जो एक्चुअल डेथ का कोज है ना वो नहीं मिल पाता है, या फिर आप कह दो कि पर्टिकुलर उस पर्सन की एज नहीं मिल पाती है कि पर्टिकुलर किस एज ग्रुप का बंदा होगा। उस वजह से भी यहाँ पर दिक्कतें पैदा होती है। जैसे मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई एक बस है, बस भरी हुई है, ठीक है, अब सवारियों की बस है, ऐसा नहीं स्कूल बस है, कोई मान लो पैसेंजर बस है, वो भरी हुई है, वो ब्रिज पे चल रही है। अब उस वक्त उस बस का एक्सीडेंट हो गया। अब उसमें कई एज ग्रुप के बच्चे हो सकते हैं, बूढ़े हो सकते हैं, लेडीज़ हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइट वी कैन नॉट ऑब्जर्व, ठीक है। कई आजकल ऐसा होता है कि कई छोटे बच्चे भी बड़े लोगों की तरह हाइट अपनी रखते हैं। तो उनमें क्या होता है कि मान लो वहाँ पर सीवियर एक्सीडेंट हुआ जिससे कि बस पूरी की पूरी जल गई, बस जल गई यानी अंदर बैठे लोग भी जल गए। अब वी कैन काउंट द नंबर ऑफ बॉडीज बट वी कैन नॉट फाइंड द एज ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। तो उसमें हमें यहाँ पर दिक्कत होती है ऐसे केसेस में। अब लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, देयर इज़ नो यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। यानी कई बार क्या होता है कि हमारे पास हमारा जो सिस्टम है वो इतना पावरफुल और इतना स्टैंडर्ड नहीं है कि वो अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स या डाटा को कलेक्ट कर पाए। तो उसमें भी हमें यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती है। जैसे आप कह दो कि सिटीज़ में प्रॉपर डाटा मिलते हैं, प्रॉपर वो हमारे पास रहता है सिस्टम जिससे कि हम हर डाटा को मेंटेन रख पाएँ, रिकॉर्ड मेंटेन रख पाएँ, कंप्यूटर वगैरह होते हैं हमारे पास। बट हमारे पास जो गांव है, जो रूरल एरिया है, वहाँ पर ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो यूनिफॉर्मिटी की कमी की वजह से भी ये सब होता है। या फिर चेंजिंग, नेक्स्ट है चेंजिंग। चेंजिंग मतलब चेंजिंग कोडिंग सिस्टम एंड चेंजिंग फैशंस इन डायग्नोसिस में अफेक्ट द वैलिडिटी। चेंजिंग का मतलब हो गया कि मान लो कोडिंग सिस्टम एंड चेंजिंग फैशंस इन डायग्नोसिस में। अच्छा मान लो जैसे कि सरकार ने कोई जो पर्टिकुलर जिस प्रकार से पहले डाटा कलेक्ट होते थे, डायग्नोसिस होते थे या जो अपलोड होते थे, उनको चेंज कर दिया। अब चेंज कर दिया लेकिन जो लोग इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उन तक इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है और उन लोगों तक प्रॉपर इस चीज़ के बारे में नहीं बताया गया है। तो वो लोग क्या रहेंगे, अज्ञात रहेंगे इन चीज़ों से। फिर उनको जब भी कहीं अपलोड करना होगा डाटा या पहुंचाना होगा या रिकॉर्ड करना होगा तो उसमें उनको दिक्कत आएगी। एक तो डायग्नोसिस की आपने प्रोसेस चेंज कर दी, फिर आप डाटा अपलोड करते हो तो वहाँ पर आपने पोर्टल चेंज कर दिया, उसका पूरी की पूरी मेथड चेंज कर दिया, तो वहाँ पर दिक्कत पैदा होएगी नर्सिंग स्टाफ के लिए इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डिजीज़ विथ लो फर्टिलिटी। द डिजीज़ इज एसोसिएटेड विथ लो फर्टिलिटी, दैट इज़ मेंटल डिजीज़ या अर्थराइटिस है। लो फर्टिलिटी डिजीजेज ऐसी डिजीजेज जो कि मतलब उनमें चांसेस कम होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लो कोई मेंटल डिजीज़ है या अर्थराइटिस है, अब इनसे कोई पेशेंट मरता है क्या यार? मेंटल डिजीज़ से कोई पेशेंट मरा है क्या कभी? अर्थराइटिस से कोई पेशेंट मरा है क्या? लेकिन अब ऐसी बीमारियों से मर जाए तो क्या होता है कि डॉक्टर क्या करता है कि जब भी ऐसे पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं ना, तो उनका नाम काट देती है कि यार अब ये पेशेंट ठीक है, अब ये घर चला गया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसे पेशेंट भी अगर मर जाए, मान लो जिनकी लो फर्टिलिटी होती है, मरने के चांस कम होते हैं, फिर भी मर जाते हैं, तो फिर वो रिकॉर्ड डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाता है और उस वजह से भी ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि हमें लिमिटेशन है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी रेट्स एंड रेशियोज़ की बात करते हैं। तो इसमें है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट का मतलब हो गया द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ मोर्टेलिटी इज़ द क्रूड डेथ रेट। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ऑल कोजेज, ठीक है। मतलब कि मोर्टेलिटी इज़ द क्रूड डेथ रेट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल कॉजेस, यानी जितने भी कारण हैं, चाहे किसी भी वजह से जो डेथ हुई है उन सभी को अगर आप इंक्लूड करते हैं, यानी टोटल डेथ कितनी हुई है पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है, इन 1 ईयर, एक साल में आपको निकालना है और उसके बीच की आप मिड ईयर पॉपुलेशन ले लो और उसमें पर 1000 में कितने लोगों की डेथ हुई है, उस डाटा को अगर आप रखोगे तो आप क्रूड डेथ रेट को निकाल सकते हो। यहाँ पर ये लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला। स्पेसिफिक डेथ रेट यानी आपको प्रॉपर स्पेसिफिक वही बताना है, कोज बताना है, स्पेसिफिक ग्रुप बताने हैं, ठीक है, वो सब बताना है। तो व्हेन एनालिसिस इज प्लान टू थ्रो द लाइट ऑन एटियोलॉजी, यानी कोज क्या है उस बीमारी का, इट इज़ एसेंशियल टू यूज स्पेसिफिक डेथ रेट्स। द स्पेसिफिक डेथ रेट में भी जैसे कि स्पेसिफिक डिजीज़ कौन सी थी, ठीक है, रिलेटेड
टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, किस एज ग्रुप से या किस सेक्स ग्रुप से ये पर्टिकुलरली रोल प्ले मतलब वो रखते थे ताल्लुक। तीसरा केस फर्टिलिटी रेशियो। केस फर्टिलिटी रेट रिप्रेजेंट द किलिंग पावर ऑफ अ डिजीज। केस फर्टिलिटी का मतलब एक बीमारी जो कितना पावरफुल है किसी आदमी की जान लेने के लिए। इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ डेथ्स टू केसेस, यानी कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उन केसेस में से कितने लोग मरे हैं, इनको हम कहते हैं केस फर्टिलिटी रेट्स या फिर रेशियो। द टाइम इंटरवल इज नॉट स्पेसिफाइड, इसमें टाइम इंटरवल कोई भी डिफाइन नहीं होता है, आप पूरे साल का निकाल कहीं से भी देख के निकाल सकते हो। केस फर्टिलिटी रेट इज टिपिकली यूज्ड इन एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीजेस, यानी अब यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस है कि आप एक्यूट इन्फेक्शियस डिजीज़ में ही केस फर्टिलिटी रेट निकाल सकते हो, यानी कितने केसेस हैं और उनमें से कितने लोग मर गए हैं, इसे कहते हैं केस फर्टिलिटी रेशियो। दूसरा पॉइंट कि ये जो है किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड में यूज़ नहीं होता, आप कभी भी इसके डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तीसरा इसकी लिमिटेशन है कि इसमें आप एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज़ में ही ये सब कर सकते हो, जैसे किसी को फूड पॉइजनिंग है, कोलेरा है या मीजल्स है। इसका फॉर्मूला दे रखा है नीचे कि टोटल डेथ ऑफ ड्यू टू द पर्टिकुलर डिजीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस इनटू 100। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट्स या रेशियो। इट इज समटाइम्स यूजफुल टू नो व्हाट proportion of total deaths it is sometimes useful to know what proportion of total deaths are due to a particular cause। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर किसी बीमारी को लेंगे और पता करेंगे इस बीमारी की वजह से पॉपुलेशन में कितनी डेथ्स हुई है, जैसे कि कैंसर ले लिया, और व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ डेथ्स आर अकरिंग इन अ पर्टिकुलर एज ग्रुप, या फिर आपने देख लिया कि 50 साल तक कितने लोगों की मौत होती है, या फिर आपने कर लिया कि प्रोपोर्शन मोर्टेलिटी रेट्स एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर कॉजेस। ठीक है, एट इन ए स्पेसिफिक एज ग्रुप पर 100 पर 1000 टोटल डेथ्स वी हैव प्रोपोर्शन मोर्टेलिटी फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज। यानी हम इसका कहने का मतलब ये है, मैं समझा देता हूँ कि प्रोपोर्शन मोर्टेलिटी रेट का मतलब ये हो गया कि आपको उन परसेंटेज को पता करना है कि कैंसर की वजह से किसी पर्टिकुलर कोज की वजह से, जैसे कि कैंसर की वजह से कितनी बीमारियां हुई तो इतने परसेंट लोग हैं जो कैंसर की वजह से मरे हैं। दूसरा, किस एज ग्रुप में ये सब चीज़ें ज़्यादा हुई है, जैसे 50 साल की उम्र में लोगों को ज़्यादा हुआ है तो उस एज ग्रुप के परसेंटेज निकाल लो, वो बता दो। ये सब परसेंटेज निकालने के बाद ही पता चलेगा, उसे हम कहेंगे प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट्स। या फिर आप कह दो कि पर ईयर में कितने 100 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में किस कोज की वजह से ज़्यादा डेथ हुई है, तो वो तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। जब ये सब फॉर्मूला दे रखे हैं आप देख सकते हैं, स्पेसिफिक डिजीज़ की बात होगी तो वहाँ पर टाइम पीरियड होगा, वहाँ पर पर्टिकुलर कोज देखने को मिलेगा, सब देखने को मिलेगा। तो नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम द स्पेसिफिक डिजीज़ इन अ ईयर और टोटल डेथ फ्रॉम ऑल कोजेज इन ईयर, यानी आपको पर्टिकुलर कोज फाइंड आउट करना है कि इस कोज की वजह से ज़्यादा लोग मरे। तो पहले तो जितने भी कोजेज से पूरे साल में डेथ हुई है उनको लिखो नीचे डिनोमिनेटर में, और पर्टिकुलर उस कोज की वजह से कितनी डेथ हुई है वो निकालने के लिए ऊपर रखो, फिर 100 रखो। इनसे आपको प्रोपोर्शनलिटी डेथ रेट देखने को, मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम स्पेसिफिक डिजीज देखने के लिए। दूसरा, अंडर 5 प्रोपोर्शनेट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने लिखा कि अब आप एज ग्रुप की बात कर रहे हो, जैसे कि पर्टिकुलर टोटल डेथ कितनी हुई है उस पर्टिकुलर पीरियड में, और उसके अपॉन में लिख दो आप नंबर ऑफ डेथ अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप इन ए ईयर। एक साल में टोटल कितने लोग मरे हैं और उनमें से 5 साल के कितने बच्चे थे इंटू 100, ये एज ग्रुप का निकालने के लिए। प्रोपोर्शनिटी रेट फॉर 50 ईयर्स तो आप निकाल सकते हैं, सेम ये सही है कि टोटल डेथ एट ऑल एज ग्रुप इन दैट ईयर, और उनमें से 50 साल तक के कितने लोग मरे थे इंटू 100, इनमें 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। सेम ये सर्वाइवल रेट, इट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ सर्वाइवर्स इन अ ग्रुप। एग्जाम्पल ऑफ पेशेंट स्टडीड एट फॉलोड ओवर अ पीरियड टेक्स a 5-year period, survival rates have received special attention in a cancer studies। मान लो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स डायग्नोस्ड और ट्रीटेड, उसमें लिखा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेशेंट अलाइव आफ्टर 5 ईयर। यानी आपको पता करना है कि जैसे मान लो आज कुछ लोगों को कैंसर सस्पेक्ट हुआ है, जैसे मान लो 100 लोगों को कैंसर सस्पेक्ट हुआ है, अब आप 5 साल बाद देखोगे उनमें से कितने लोग जिंदा बचे हैं, उसको हम कहेंगे सर्वाइवल रेट। कितने लोग बच गए हैं उसको हम कहेंगे सर्वाइवल रेट, इंटू 100 रख दो, बहुत ईजी है। अब है मोर्बिडिटी रेट। मोर्बिडिटी का मतलब कितने लोग बीमार हुए हैं, द अकरेंस ऑफ इलनेस और इलनेस इन अ पॉपुलेशन। द मोर्बिडिटी रेट है डिफाइंड एनी डिपार्चर सब्जेक्टिव
has been defined as any departure, subjective or objective, from a state of physiological well-being. The term is used equivalent to such as the term sickness, illness, disability etc. यानी कि मतलब ये है कि मोर्बिडिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई मान लो कोई व्यक्ति चला गया है, किसी की डेथ हो गई है, उसकी फिजियोलॉजिकल नहीं डिपार्चर यानी मान लो वो किसी मूवमेंट कर गया है, कहीं से चला गया है और उस दौरान आप कह दो कि उसकी तबीयत ख़राब हो गई या फिर उसको इज इक्वलेंट टू सच टर्म सच ए सिकनेस, उसको कोई बुखार बीमारी हो गई या कोई डिसेबिलिटी है चलने में या फिर देखने में बोलने में, तो उन सबको हम इसमें कंसिडर करते हैं. WHO expert committee on health static noted in its sixth report that morbidity could be measured in terms of 3 units. जैसे person who were ill, the illnesses period or spells of illness that these person experienced and और द ड्यूरेशन, यानी पहले तो कौन व्यक्ति था जो इससे संक्रमित हुआ, उसकी एज ग्रुप क्या थी, उसका सेक्स क्या था, दूसरा इलनेस कौन सी बीमारी थी, तीसरा ड्यूरेशन किस दिनों में, सप्ताहों में रहती है, महीनों तक रहती है, उसको आपको देखना है. अगर ये सब चीज़ें आप निकाल लेते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मोर्बिडिटी. ठीक है, किसी भी मोर्बिडिटी को डिफाइन करने के लिए ये सब चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए. अब है इंसिडेंस. इंसिडेंस मतलब कि जो भी नंबर ऑफ न्यू केसेस किसी भी एरिया में आए हैं उसे हम कहते हैं इंसिडेंस. डिफाइंड एज द न्यू नंबर ऑफ केसेस अकरिंग इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड. इट इज़ गिवन बाय फॉर्मूला. यानी आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नए केसेस को डील करेंगे तो उन्हें हम इंसिडेंस कहेंगे, इंसिडेंस रेट. जैसे कि टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क दैट पॉपुलर पीरियड, उस पीरियड में कितने लोगों को बीमारी होने के चांस है अपॉन कितने न्यू केसेस उस बीमारी की वजह से हमें देखने को मिले हैं इंटू 1000 कर लो, तो ये आपको मिलेगा इंसिडेंस रेट देखने को मिल जाएगी. फॉर एग्जांपल, इफ देयर हैड बीन 500 न्यू केसेस ऑफ एन इलनेस इन अ पॉपुलेशन ऑफ 30,000 इन ए ईयर, इंसिडेंस रेट वुड बी, यानी मान लो कोई 30,000 लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है, जो कि उस रिस्क पीरियड में वहाँ पर थे. अब उनमें से 500 लोगों को वो बीमारी हो चुकी है, यानी 500 नए केसेस उसमें आ चुके हैं हमारे पास. तो आप उनको डिवाइड कर दो और 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आएगा वो उसका पर ईयर का क्या होगा, इंसिडेंस रेट होगा. प्रिवेलेंस रेट यानी पुराने केसेस प्लस नए केसेस. द टर्म डिजीज प्रिवेलेंस रेफर्स टू द स्पेसिफिकली टू द करंट केसेस, दैट इज अभी 8% कितने केसेस हैं, उसमें तो हम सिर्फ न्यू केसेस ले रहे थे, इसमें टोटल केसेस पुराने कितने थे, अब कितने नए आ गए, तो उन्हें हम कहेंगे प्रिवेलेंस रेट एग्जिस्टिंग एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, पर्टिकुलर साल में आपने कहीं भी जब आपने ये डाटा कलेक्ट किए तो आपने देखे कि पुराने कितने केसेस थे, अब नए केसेस कितने आ गए. इनको अगर अब जब आप लेते हैं तो उन्हें हम कहेंगे प्रिवेलेंस. पॉइंट प्रिवेलेंस, पीरियड प्रिवेलेंस, दो प्रकार के प्रिवेलेंस है. पॉइंट प्रिवेलेंस का मतलब हो गया, point prevalence of disease is defined as the number of all current cases, old and new, of a disease at one point of time in relation to defined population several days or even a few weeks. मेरा मतलब हो गया यहाँ पर कहने का कि पॉइंट प्रिवेलेंस का अर्थ हो गया नंबर ऑफ ऑल द करंट केसेस, पुराने या नए केसेस किसी भी बीमारी के एक पर्टिकुलर टाइम में इन रिलेशन टू अ डिफाइंड पॉपुलेशन. पूरी पॉपुलेशन से अगर आप डिफाइन करते हैं अगर उस पूरे नए पुराने और नए केसेस को, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, सेवरल डेज, फ्यू वीक्स या जो भी है उनको हम कहेंगे पॉइंट प्रिवेलेंस. पॉइंट प्रिवेलेंस को आप कैसे दिखेंगे, तो ऐसे नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज एग्जिस्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, अपॉन में आप रख दो जितनी भी उधर की एक पॉइंट की पॉपुलेशन है इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको पॉइंट प्रिवेलेंस देखने को मिलेगा. पॉइंट प्रिवेलेंस को अगर हम देखें तो नंबर ऑफ ऑल करंट केसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड डिजीज एग्जिस्टिंग इन ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. यानी पॉइंट प्रिवेलेंस में आप तो एक तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिक उस डिजीज़ का नाम मेंशन होगा प्लस किस टाइम में आपने ये किया था, ये सब होगा, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्पेसिफिक, ये मिलेगा पॉइंट प्रिवेलेंस. अब पीरियड प्रिवेलेंस का मतलब हो गया अ लेस कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ प्रिवेलेंस इज पीरियड प्रिवेलेंस. सबसे कम यूज होने वाला ये मेजर है. इट मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल करंट केसेस, ओल्ड और न्यू केसेस. ये फ्रीक्वेंसी मेजर करती है होने कितनी बार हुए हैं नए केसेस या कितनी बार, मतलब इनकी रेट और फ्रीक्वेंसी मेजर करने का काम करती है. एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, यानी आप इसमें पूरे साल का प्रिवेलेंस लेते हैं. एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू डिफाइंड पॉपुलेशन केसेस असिस्टिंग ड्यूरिंग द ईयर.
पीरियड प्रिविलेंस को देखने के लिए नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंटरवल, ठीक है। और देखो ये सेम ही है, लमसम एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ पर लिख रखा है एट अ गिवन पीरियड ऑफ द टाइम इंटरवल एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। और फिर इसी के साथ ये आपका फॉर्मूला दे रखा है। हो सकता है इस वीडियो में कुछ हद तक थोड़े से टॉपिक आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ आप कह सकते हैं कंटेंट थे, जैसे एपीरिड प्रिविलेंस ये थोड़ा नहीं पूछता इतना। जो मेन है वो है मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जिसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी 25 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो उसके सेपरेट वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि मेथड्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन 100% चांस है मेथड ऑफ एपिडेमियोलॉजी एग्ज़ाम में पूछे। इसके साथ हम ख़त्म करेंगे अपना एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, जो मैं उसी वीडियो में शॉर्ट में बता दूंगा। लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो चुका है। फिर उसके बाद हम आगे इसमें जो है हमारा डेमोग्राफी चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल से मैं डेमोग्राफी के वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद जो भी है फैमिली प्लानिंग है वो अपलोड हम करेंगे। तो हम CHN का पूरा सिलेबस करेंगे विद इन 10 डेज़, 10 दिनों के अंदर पूरा CHN करेंगे। उसके बाद मैं सोशियोलॉजी और CET के वीडियोज़ भी डालूँगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करना, सो दैट वी कैन अपलोड मोर वीडियोज़। थैंक यू।